हाँ जी, नमस्कार बच्चों। तो आज हम करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो 2025 में जो पेपर हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे प्री का। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है, पहला ही मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला जाता है, कहता है ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर द रेशियो 2:1। तो मिल्क और वाटर का है, तो पहले हमारे पास आ गया मिल्क, फिर आ गया हमारे पास वाटर, और जो रेशियो है वो कितनी है, वो है 2:1 है। कहता है दी टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 30। तो जो टोटल मिक्सचर है, वो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी हमारे पास दी है, वो कितनी दी है, 30 दी है। तो यहाँ से जो है, जब क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसका मतलब टोटल दिया है, तो इसका मतलब इस दोनों को ऐड करके 2+1 ऐड करके कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जरूरत हमें पड़ेगी कि एक यूनिट कितने के बराबर है। तो वही एक यूनिट जो है वो 10 लीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 10 लीटर के बराबर है, क्योंकि इसने क्वांटिटी दे दी है। तो इसका मतलब फर्स्ट रेशियो से डिवाइड करके हमारे पास पर यूनिट कितनी क्वांटिटी बनती है, वो हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है। आगे कहता है इफ x लीटर ऑफ वाटर आर एडेड द मिक्सचर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। मिल्क और वाटर की जो रेशियो बन जाती है, कैसा, वो कितनी बन जाती है, 2:3 बन जाती है। अब देखो, मिल्क और वाटर में इसने सिर्फ वाटर ऐड करा है। क्या बन रहा है, वाटर ऐड करा है। तो वाटर ऐड करा है, तो मिल्क की जो क्वांटिटी है, जो यहाँ पर जो यूनिट है, वो सेम होने चाहिए। ये भले दोनों ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो कोई मैटर नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम सिर्फ इन यूनिट के बीच का डिफरेंस लेंगे। 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट का। अब 2 यूनिट जो है वो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 यूनिट कितने लीटर के बराबर है, 10 लीटर के बराबर है। तो 2 यूनिट में कितने लीटर हो जाएंगे, 2 यूनिट में हो जाएंगे 20 लीटर। तो इसका मतलब है वाटर कितना डाला उसने, तो पानी जो डाला है वो 20 लीटर डाला है। तो ऐसे जो है वो हमारा क्वेश्चन सिंपल सा सिंप्लीफाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द ₹8,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। देखो, मैंने सबसे पहली बात यही बोलता हूँ कि जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन करो पार्टनरशिप वाले, तो सबसे पहले इनकी रेशियो बना लिया करो। जब मैंने इनकी रेशियो बनाई तो 2×6 और 2×8, मतलब 4:3 होगी। इसका मतलब है पी जो है वो इन्वेस्ट करता है 4 रुपये, और जो क्यू है वो इन्वेस्ट करता है 3 रुपये। 4:3 का मतलब ये है। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है आफ्टर एक्स मंथ के बाद क्यू विड्रॉज हिज इन्वेस्टमेंट। तो जो क्यू है वो इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए करता है, एक्स मंथ के लिए करता है। उसके बाद अपना पैसा निकाल लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर क्यू शेयर प्रॉफिट वाज 2,000। कहता है क्यू का जो शेयर था प्रॉफिट में वो 2,000 था, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट था 6,000। तो 6,000 में से 2,000 चला गया, तो बचा कितना, 4,000। तो ये जो 4,000 प्रॉफिट है वो किसका हुआ, वो पी का हुआ। और इसका कितना था, क्यू का था 2,000। तो हम इसकी भी रेशो ही यूज करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4, मतलब इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग की जो रेशो है वो 2:1 है। बच्चे एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर इसने बोला था कि इसने जो इन्वेस्टमेंट करी है 3 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसने एक्स महीने में इन्वेस्टमेंट करी है। तो टोटल कितनी होगी वो अभी हमें नहीं पता, हम इस रेशो को यूज करेंगे यहाँ पर। लेकिन जब पी की बारी आती है तो पी के बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब इसने पूरे के पूरे 12 महीने इन्वेस्टमेंट करी है। तो 12 महीने इन्वेस्टमेंट करी है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 48। कितनी होगी, 48। जबकि इतनी इसकी कितनी हुई है, इसकी हुई है 3x। कितनी हुई है, 3x। अब जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो, देखो एक चीज का इसका भी ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट तो होती है कि पर मंथ की इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये बन जाती है टोटल इन्वेस्टमेंट। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो के। प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो के बराबर होती है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की रेशियो, अगर इसने बोला कि प्रॉफिट शेयर की रेशियो 2:1 है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी 2:1 में ही होगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो 48 है, इनकी अगर रेशो बनाए तो रेशो बनती है 2, और नीचे वाले की रेशो कितनी है, 1 है। ये प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशो में, इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशो में। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, अगर यहाँ टोटल 48 है, 48 है, तो 48 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे।
हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट कितने के बराबर हुआ। जब 2 से डिवाइड कर देंगे, अब हमने इसका टोटल निकालना कि इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे क्योंकि दोनों रेशो है ना, ये 2 से डिवाइड करा 24 आ गया, 24 से मल्टीप्लाई करा 1 को तो 24 आ गया। तो भाई 24 यहां पर जो वैल्यू है, जहां 3x है, 3x इक्वल टू किसके है, वो 24 के बराबर है। अगर इक्वल टू 24 के बराबर है, देखो यहां पर अगर हम देखो थोड़ा सा इधर ध्यान देना, अगर 3x इक्वल टू 24 के है तो x इक्वल टू कितने के हो जाएगा, 8 या 24, 8 के। इसका मतलब x क्या है, x क्या है हमारा मंथ है, तो मंथ कितने हुए, यहां पर कितने हुए 8। मतलब ये 24 बनाने के लिए मुझे x की जगह क्या रखना पड़े कि 24 बन जाए, तो 8 या 24 मतलब 8 आएगा। यहाँ कितने मंथ इन्वेस्टमेंट करी है उसने, 8 मंथ इन्वेस्टमेंट करी है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 8 मंथ होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर ना कुछ पता चले तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं देख लूंगा, मैं दोबारा फिर समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहता है दी प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन दी रेशियो 4:3। देखो प्रेजेंट की बात कर रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ प्रेजेंट में हम खड़े हैं और प्रेजेंट की एज रेशियो की बात कर रहा है, तो कितनी कर रहा है, कहता है 4:3 है, 4:3 है किसकी, ए और बी की। तो एक मैंने ए मान लिया, एक मैंने बी मान लिया। अब हमें कहता है 3 ईयर एगो, देखो 3 साल पहले की बात कर रहा, तो 3 साल ऊपर चला जाऊंगा मैं। 3 ईयर एगो कहता 3 साल पहले जो इनकी जो एज रेशियो थी वो कितनी थी, कहता है रेशियो थी 7:5। तो 3 साल पहले एज रेशियो थी 7:5, ठीक है। तो फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर, कहता इसकी जो एज है, इसकी जो ए की जो एज है वो 4 साल बाद, यहां से 4 साल बाद प्लस 4 ईयर करना पड़ेगा, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। देखो बच्चे इसके 2 तरीके हैं करने के, ठीक है। एक तो ये कि जब भी एजेस का क्वेश्चन होता है तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। 4 साल बाद भी और 3 साल पहले भी सेम ही डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, जो जितने साल छोटा उतने साल ही छोटा रहेगा। तो यहां पर जो डिफरेंस देखोगे तो 2 का है, लेकिन यहाँ का डिफरेंस जो है वो 1 का है। तो इसको भी आप 2 का डिफरेंस बना लो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 से इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 6, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 4। तो अब हम इस रेशो, नीचे वाली रेशो को यूज करेंगे, ऊपर वालों को यूज नहीं करेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 1 का, और यही सेम डिफरेंस दूसरी तरफ भी होना चाहिए। यहां पर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने का है सॉरी, ये आपके पास 4 दूने 8, यहां पर 8 आएगा, 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। तो यहां पर डिफरेंस कितने का, 1 का। अगर दोनों तरफ 1 का डिफरेंस है तो भाई 1 यूनिट का डिफरेंस है, और कितने साल का डिफरेंस है, ये 3 साल का गैप था। तो इन दोनों रेशो के बीच में कितने साल का गैप था, 3 साल का। तो 3 से 3 ईयर के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 3 साल के बराबर हो गया। अगर 1 यूनिट 3 साल के बराबर है तो प्रेजेंट में इसकी एज होगी वो 3 के 18 साल होगी, और प्रेजेंट इसमें इसकी एज कितनी होगी, 8 × 3 कर लेंगे तो 24 साल होगी। तो ए की जो एज है प्रेजेंट में जो 24 साल है, लेकिन 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 4 ईयर कर लेना, 28 ईयर्स हो जाएगी। कितनी एज हो जाएगी, 28 ईयर। एक मेथड तो ये है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंस इक्वल करना पड़ता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन अगर सिंपल दूसरे तरीके से करोगे उसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो एक ये तरीका है कि ए और बी थे, प्रेजेंट में जो थी इनकी एज रेशो वो थी आपकी 4:3 थी, 4:3 थी। पहले जो 3 साल पहले की बात कर रहा है तो 3 साल पहले जो एज रेशो थी वो कितनी थी, 7:5 थी। तो हमने क्या करना था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 चौके 20, 7 21, मतलब 21 में से 20 माइनस कर दो तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितने यूनिट का आया, 1 यूनिट का, ठीक है। अब हमने सालों का डिफरेंस देखना है कि कितने सालों का डिफरेंस है। तो ये जो 3 साल का गैप था वो 3 इधर भी रख लो और 3 इसके नीचे भी रख लो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 × 12, 3 × 9, मतलब 12 में से बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर दो, 12 सालों में से 9 साल माइनस कर दो, बचेंगे कितने, 3 साल बचेंगे। इसका मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 3 ईयर के बराबर हो गया। तो ऐसे भी पर यूनिट पता चल जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें वही बात है कि जब आप ऐसे निकालते हो और इनके बीच में गैप को आपने इक्वल नहीं करा, इस डिफरेंस को इक्वल नहीं करा, तो फिर इस 3 से आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब 5 × 15 और 7 × 21, मतलब क्या करना था कि
जो फ्रंट में जो आपकी रेशो है उसको मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वालों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपने इनका डिफरेंस इक्वल नहीं करा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे 21 आया, 21 के बाद 3 ये ऐड होंगे तो बन जाएंगे 24, प्रेजेंट में आ गया 24, फिर 4 साल और ऐड होंगे फिर बनेंगे 28। तो इस तरह से भी आंसर आ जाता है अगर करना। ये मेथड एक ऐसी चीज है, लेकिन इसमें डीपली समझ बड़ी होनी चाहिए। ये हर टाइप का, चाहे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सैलों का गैप हो, चाहे आगे पीछे गैप हो, कई कई बार होता है यहाँ पर चाहे 3 साल का हो, यहाँ पर 2 साल का हो, तो कोई भी क्वेश्चन इससे मेथड से निकल जाता है। तो ये एक बेसिक मेथड है जो कि आपको आना चाहिए। वो जो है वो आप एजेस वाले में ज़्यादातर आप यूज़ कर लेते हो, डिफरेंस करके दूसरे क्वेश्चनों में भी कर लेते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बेस्ट मेथड वैसे ये वाला है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी इजी बन जाता है, कोई बड़ी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन सीखने की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है दी प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹8,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्स इज ₹2,000 फाइंड द टाइम पीरियड इन ईयर्स। देखो बोल क्या रहा है, कहता है कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है, वो 8,000 है, और जो इंटरेस्ट मिला है उसको वो कितना मिला है, वो मिला है 2,000। अब हमसे पूछ रहा है कि जो रेट परसेंट है वो 10% है, रेट परसेंट कितना है, वो 10% है। हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितने साल का है, ये जो इंटरेस्ट है कितने साल का है, ये कैसे पता चलेगा। दो तरीके हैं, या तो आप इसको टोटल परसेंटेज निकाल लो कि 2,000 जो है वो 8,000 का कितने परसेंट है, तो 2 चौके 8, ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 25%। कितना हो गया, 25%। अगर 25% है तो इसको डिवाइड करेंगे 10% से, क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट तो 10% है, 10 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 2.5 ईयर। तो एक मेथड तो ये हो गया कि हम इससे आंसर आ गया हमारा 2.5। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास ये 2,000 है, ये 2,000 है, आप क्या करो 8,000 का आप 10% निकाल लो, तो इसका 10% कितना होता है 800, 10% कितना होता है 800 होता है सॉरी 800 होता है। ठीक है, तो ये एक साल का 1 ईयर का इंटरेस्ट हो गया। कितने साल का इंटरेस्ट हो गया, 10%, एक साल का इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो 800 बन जाता है, तो 800 एक साल का इंटरेस्ट है। जबकि टोटल इंटरेस्ट कितना है 2,000 है, तो 2,000 को जब 800 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास साल आ जाएंगे कि कितने साल का इंटरेस्ट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूने 8, 5 चौके 20, 5 को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 5 का आधा, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 साल। तो इस तरह से भी कर सकते हो, ऊपर की भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपको समझ आए तो आप किसी भी रास्ते से जाके उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन बात है कि क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए, पता होना चाहिए दिमाग में कि इसका अपने करना क्या है। अगला क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम है, इसके लिए आपको मैंने पहले बोला था कि आपको जो है ना इसके फार्मूले बिल्कुल आने चाहिए, 4 फार्मूले हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहता है एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितनी है, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। फिर कहते हैं टेकन फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है हमने, टेकन इन आवर्स बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो भाई अपस्ट्रीम में हमें स्पीड चाहिए, तो इसमें वो कितना जाता है, वो 30 किलोमीटर जाता है, तो कितना टाइम लेगा। तो भाई इसके लिए अपस्ट्रीम की स्पीड होना बड़ी जरूरी है। और अपस्ट्रीम की स्पीड सबसे पहले आप ध्यान यहाँ पर दोगे, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो कैसे आती है। भाई डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो आती है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो कितनी है इसकी डाउन स्ट्रीम कितनी है, कहता है 18 है। तो भाई इसकी जो यहाँ पर जो है स्टीम की जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, तो भाई ये जो है वो है आपकी 3 है। तो ऐसा क्या होगा कि 3 जो यहाँ पर है और यहाँ बोट की स्पीड अगर है नहीं, तो बी कितना होगा, बोट की स्पीड कितनी होगी 18 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगी। समझ में आई बात कि दोनों को ऐड करके ये 18 बने हैं, दोनों को ऐड करके 18 बने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी होगी हमारी, वो होगी हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम के लिए क्या फार्मूला होता है, अपस्ट्रीम के लिए फार्मूला होता है डाउनस्ट्रीम सॉरी स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम।
तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है 15, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 3, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो 15 में से 3 चले गए, कितने हुए 12। अब 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर जाना है, तो 30 किलोमीटर जाओगे 12 की स्पीड से जाओगे तो 6 दूने 12, 5 के 30, भाई 5 को 2 से डिवाइड करोगे मतलब 5 का हाफ कर दो, 5 का हाफ कितना होता है 2.5, तो 2.5 जो है वो आपका टाइम लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे 2.5 घंटे लगेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोला जाता है ट्रेन ऑफ लेंथ 180 मीटर क्रॉसेज ए पोल 9 सेकेंड। तो भाई यहाँ पर एक ट्रेन है, ये 180 मीटर लंबी है, लेंथ है इसकी, और ये किसी पोल को क्रॉस करती है। जब भी किसी पोल को क्रॉस करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करती है, कितने सेकेंड लगाती है, टाइम लगाती है 9 सेकेंड। ठीक है, फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन इन सेकेंड्स बाय द ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 270 मीटर। अब कहता है कि यही जो ट्रेन है वो कोई यहाँ पर ब्रिज है जिसकी लंबाई जो है वो 270 मीटर है, इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगी, तो मतलब टाइम हमने बताना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात ये है कि ऊपर जो है ये अगर अपना हमारा फाइनल क्वेश्चन टाइम के ऊपर है तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ के होगा 270 प्लस 180, तो ये आपके पास बन जाएगा 450, मतलब 8 7 15 2 3 1 4 450 बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस तो हो गया 450, लेकिन स्पीड का हमें पता नहीं, स्पीड का हमें पता नहीं, तो स्पीड कहाँ से मिलेगी, स्पीड मिलेगी यहाँ से। यहाँ पर जो है 180 जो है, देखो स्पीड का फार्मूला क्या, अब स्पीड का फार्मूला वही तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, जो इसकी लंबाई है 180 ट्रेन की, यही डिस्टेंस होता है। टाइम कितना है 9 सेकेंड, 9 से डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है वो कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो 0 से 0 कट गई, 2 का से डिवाइड करने का मतलब है 45 का हाफ कर दो, 45 का हाफ कितना होता है 22.5, 22.5 जो है वो हमारा आंसर होगा। मतलब टाइम कितना लगेगा किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को टाइम लगेगा 22.5 सेकेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मैन स्पेंड्स 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग। देखो आउट ऑफ द रिमेनिंग बोला है तो इसका मतलब इसमें नेट परसेंट चेंज यूज हो सकता है, या फिर हम 100 में से माइनस करते जाएंगे। अमाउंट ही स्पेंड 15% ऑन द क्लॉथ्स। देखो अब यहाँ पर ना जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे इतना तो लग गया पता कि भाई ये जो नेट परसेंट चेंज तो हो जाएगा, मतलब 100 में से भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये 15% जब बीच में आया ना तो ये दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा, क्योंकि जब 25 में 100 में से माइनस कर दूंगा 75 बचेगा, और 75 का 15% निकालना पड़ेगा तो पॉइंटों में चला जाएगा, और पॉइंटों में आगे जाके कहीं ना कहीं फिर उसका 20% निकालोगे तो आपको दिक्कत करेगा। अगर तो नॉर्मल सी रकम होती, यहाँ पर 20% होता, यहाँ पर 20% होता तो हम इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ 15% आ गया तो हम दूसरे वे पे चलेंगे, मतलब कि हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। पहले क्या है 25% रकम पे जो है 25% जो है स्पेंड कर देता है 100 में से, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, होल वैल्यू क्या होती है, होल वैल्यू बताता हूँ। 25% का मतलब होता है, यहाँ होल वैल्यू काम आएगी, 25% का मतलब होता है 25/100, इसकी फ्रैक्शन बनती है 25 से कम 25, 25 चौका 100 माइनस 1, मतलब रकम कम हो रही है। अब पहले 4 थी, अब कम होके कितनी होगी 4 एकम 4, 4 में से 1 चला गया 3, मतलब 3/4, मतलब रकम ये होल वैल्यू होती है, ये ऊपर वाली जो होती है वो होल वैल्यू, मतलब कम होके कितनी रहेगी। तो भाई पहली बार में तो 4 थी रकम, जो कम होके रहेगी 3, कितनी रहेगी कम होके रहेगी 3 पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में कहता है 15%, तो 15% का भी हम वैसे ही करेंगे। 15% का मतलब क्या हो गया 15/100, तो 5 × 15 20×100, मतलब 20 में से 3 माइनस हो जाएंगे, मतलब 3/20 करके -1 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 17/20। होल वैल्यू क्या बनी 20 से कम होकर कितनी रहेगी 17। तो दूसरी बार में क्या हुआ कि 20 से रकम रहेगी 17, कितनी रहेगी 17। तीसरी बार क्या बोलता है, तीसरी बार में भी बोलता है आफ्टर दैट दी ही स्पेंड 20%, उसके बाद भी वो 20% यूज कर रहा है,
20% का मतलब होता है, फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, मतलब 20/100 कर लो, परसेंटेज का 100 लगता है, 20 एकम 20, 20×5 1/5 हो गया, -1 करने का मतलब होता है कि कम होके कितना रह गया, 5 में से 1 चला गया, कितना बचा 4, 4/5। तो भाई यहाँ पर जो था रकम 5 थी, कम होके कितनी रह गई, 4 रह गई। तो भाई 4 से 4 कट गया। यहाँ जो देखो इनका मतलब क्या होता है, इनकी मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है ये बटे में है, तो जब बटे में है तो कटेंगे आपस में, है ना, पर कटेंगे ये ऑपोजिट लाइन में। बस इतना ध्यान रखना कि ये इस लाइन वाले हैं, ये इस लाइन वाले हैं, तो एक दूसरे के पार जो है वो कट जाएंगे, रकमें जो है वो हमारी कट जाएंगी, ठीक है। तो अब ये कट गई, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 20×100, मतलब रकम 100 थी, बची कितनी 17×53, ये बच गई 51, मतलब 100 रकम थी, जो कम होती होती कितनी रहेगी, 51% रहेगी, 100 का 51% रहेगी। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 820, मतलब कहता है कि अब इसके बाद जो रकम बची है वो उसकी सेविंग है। इफ हिज सेविंग अमाउंट इज रुपीज 820, फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो 6120 ये उसकी रकम रह गई थी, वो कितने के बराबर है, 51% के बराबर है। तो किसका 51% है, अब 12 एकम 12, 12×5 = 60, 12 से चला जाएगा, 120 मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया 12,000। ई ऑप्शन हमारा आंसर होएगा, वो क्या होएगा, वो होगा 12,000। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो ये जो चीज़ें ना मैं अभी मैंने आपको बताया, तो जो नया बच्चा होगा उसको समझ नहीं आएगी, इसके लिए करके मुझे डिटेल में बताना पड़ा, वरना ये स्किंटो का क्वेश्चन है, ये देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये 4 से 3 बनेगा, 20 से 17 बनेगा, 5 से 4 बनेगा, मतलब इजिली बंदा फाइंड आउट कर सकता है। कोई इतना बार बार ये चीज़ें नहीं करनी होती, ये एकदम से आपके माइंड में अब होनी चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन करें तो एकदम से दिमाग में आ जाए कि ये इनको ऐसे कैलकुलेट करना है। होल वैल्यू बहुत जरूरी है, परसेंटेज का बहुत जरूरी पार्ट है होल वैल्यू कैसे बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मैन इन्वेस्टेड ₹P मैन जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है, पी रुपए जो है वो इन्वेस्ट करता है, हमें नहीं पता कितने करे हैं उसने, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, और 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे सीआई पे इन्वेस्टमेंट करता है 2 ईयर। इफ द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द 2 ईयर इज 10,800, जो अमाउंट बन जाता है वो बन जाता है 10,800। फाइंड द अमाउंट हिज इन्वेस्टमेंट। देखो यार बच्चों, मैं एक सिंपल सी फंडा बताता हूँ, जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना होता ना, तो मैं क्या करता, जब मैं हलवा क्वेश्चन है क्या 2 साल के लिए बोला है, मुझे पता है कि 44% होता है, सीआई कितना होता है 44% होता है, तो 44% है प्लस 100% इसका जो है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, तो टोटल 144% हो गया, कितना हो गया 144%, क्योंकि ये इसने अमाउंट बोला है, क्या बोला है, अमाउंट बोला है, 2 साल के बाद जो इसने बोला है, कहता है इफ द अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल भी है प्लस इसका सीआई भी है, तो 144 है, तो मैं सीधा निकाल लेता भाई 10,800 जो है ना वो किस रकम का 144% है, तो 12 बारी 144, 12×9 108, 900 आ गया, फिर 12 से 12, 12×72, 12×83, 12×5 = 60, मतलब 7500 हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी लूप, मतलब कि जो चीज़ें आपको नहीं पता वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 44% का पता फंडा क्या है, फंडा ये है कि भाई जब भी नेट परसेंट चेंज होता है, 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, या फिर आप सिंपल सी बात याद रखोगे 20% प्लस 20% 2 साल के लिए, टोटल बन गया 40%। लेकिन ये 40% नहीं होता, एक बार क्या होता है इनको 100 से डिवाइड करना होता है और फिर इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से डिवाइड करा 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, ये फार्मूला है, ठीक है। जो नेट परसेंट चेंज जब परसेंटेज का टॉपिक करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो बचा क्या, 2 और 2 बचे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, 2 दूने 4, तो प्लस 4 और हो गए, तो टोटल कितना बना 44%। इसका मतलब है 2 साल के लिए 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 44% होता है। जब इसने बोल दिया था कि अमाउंट है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जो कि हमें नहीं दिया वो अपने आप में 100% होता है, प्लस सीआई जो कि हमारा बन रहा है 44%, तो दोनों को मिला के जो बनता है 144% बनता है, और ये बोल रहा है कि इसकी जो अमाउंट बनता है वो 10,800 बनता है। तो जब ये रकम जो है वो इसके बराबर होगी, इतने परसेंट के बराबर होगी, तो हम थर्ड फार्मूला यूज कर लेते हैं कि 10,800 जो है वो किस रकम का 100 ऊपर चला जाएगा और 144% नीचे आ जाएगा। 12 बार ये 144 और 12×9 108 और 12×75 या 900, तो ये आ गया 7500।
तो ये हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ना समझ आए वही बात वापस बोल रहा हूँ कि कमेंट कर देना, और वैसे भी लाइक करा करो, और लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, तो हम भी क्वेश्चन और नए लेके आता हूँ। मैं मेन के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मेन के भी आगे क्लासेस दूंगा। तो अगर दूंगा तभी जब तुम लोग लाइक करोगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, अलो ए डिस्काउंट or discount or 10% discount on the market price. If the earns profit is 104 on the article, find the cost price of the article. देखो यार जब ये हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन कैसे है, सिंपल सी बोल रहा है। कहता सीपी से बढ़ा के उसने पहले 40% बढ़ा दिया, फिर यहां से एमआरपी बन गया, एमआरपी से इसने कम कर दिया 10%, और 10% कम कर दिया, तो फिर इसके पास जो प्रॉफिट बना वो बना 104 रुपये। भाई एक बात बताओ, सीपी तो यहीं रह गया, यहां से लेके यहां तक गैप जो था वो कुछ अमाउंट था, 40% बढ़ाया था, तो वही उसका प्रॉफिट होगा। अगर एमआरपी के ऊपर ही बेच देता तो इसका प्रॉफिट पूरा का पूरा हो जाता, 104 से भी ज्यादा होता। लेकिन यहां से जब इसने 10% कम कर दिया तो प्रॉफिट इसका रह गया सिर्फ और सिर्फ 104%, 104 रुपए का। तो भाई हमने ये चेक करना है कि भाई 40 में से 10 गए तो 30, ये क्या ये 30% के बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये 30% के बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नेट परसेंट चेंज की जगह यूज होता है। नेट परसेंट का जब कोई वैल्यू बढ़ जाती है और वहां से जब कम होती है, तो जब यहां से बढ़ा था तो 10% कुछ और था, जब यहां से वापस आएगा तो 10% कुछ और होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लगता है नेट परसेंट चेंज, जो कि हम यूज करा था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो उसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि पहले 40% रकम बढ़ाई, ये प्लस का है, ये 40% रकम बढ़ाई, उसके बाद 10% रकम कम कर दी, एक रकम प्लस की होगी एक माइनस की होगी, जबकि पिछले क्वेश्चन में दोनों 20% दोनों प्लस के थे, इसलिए नहीं लिखा था, तो 20-20 40 हो गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक रकम प्लस की है, दूसरी रकम 10% जो माइनस की है, तो 40 में से 10 चले गए तो 30 तो हमें दिख रहा है, जो कि हम बोल रहे हैं कि 30 का है, लेकिन 30 का फर्क नहीं है ना, तो 30% तो हमें दिख रहा है। फर्क कितने का है? एक बार इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 चलेगी, 0 से 0 चलेगी, और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, माइनस के 4, तो माइनस के 4 कर लेना, माइनस के 4 करे तो बचे कितना? 26% बचा। कितना बचा? 26%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 104 है, 104 है, वो 26% के बराबर है। तो जब भी कोई नंबर किसी रकम के बराबर आ जाता है तो सीपी निकाला जा सकता है एकदम से। कैसे? हम पता कर लेंगे कि 104 जो है वो किस रकम का, 100 ऊपर चला जाएगा, 26 नीचे आ जाएगा, किस रकम का 26% है। तो अब आप यहां से अगर आप देखोगे तो 6 चौके 24, 4 दूनी 8 2 10, 4 से चला जाएगा 400 का, 400 का, तो 400 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो सीपी था वो कितना था? वो था 400। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर भी ना एक मेथड है, यहाँ पर ये जो चीज होती है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जैसे मैंने क्या बोला कि 104 जो है वो किस रकम का 26% है। अब अगर तो मुझे सीपी चाहिए, देखो दो चीजें पूछ सकता है, या तो वो सीपी पूछ सकता है या आपसे एमआरपी भी पूछ सकता है। अगर तो सीपी पूछेगा तो अपने आप में वो 100% होता है, ऊपर लगा लेना 100। अगर वो एमआरपी पूछेगा तो वो 100 में 40% प्लस कर देना, तो मतलब वो 140% होगा। तो मतलब मुझे अगर एमआरपी पूछता तो वो यहाँ पर मैं लिखता 140, क्या लिखता? 100 नहीं लिखता, फिर मैं लिखता 140। जैसे ही 26 से यहाँ मैं डिवाइड करता तो यहाँ 4 आ जाता, 14 चौके 56, तो 560 हो जाता। तो एमआरपी, अगर सीपी इसका 400 था तो एमआरपी कितना था? 560 रुपये था। कितना था? 560 रुपये। समझ आई बात? तो ये 40% जो था वो कितना था? वो था 160। क्लियर है? तो अगर एमआरपी भी बेचता तो प्रॉफिट कितना होता? वो होता 160 रुपए का। ये भी पूछ सकता था कि एमआरपी पे अगर उसको प्रॉफिट बेचता वो चीज को तो उसको प्रॉफिट कितना होता? तो भाई उसको प्रॉफिट जो होता ना वो होता है 160 का। और अगर इस क्वेश्चन को भी अगर ऐसा पूछा होता तो भाई हम क्या बोलते? तो हम बोलते प्रॉफिट होता 40% का, तो हम ऊपर 40 रखते, फिर हम क्या कर लेते? 104 गुना ऊपर 40% चाहिए हमें, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए टोटल, तो 40% का गैप था तो नीचे तो 26 ही लिखना है। तो 26 चौके और 40 चौके
160, तो डायरेक्टली 160 आ जाते हैं मेरे पास। मतलब जो रकम हमने फाइंड आउट करनी हो वो ऊपर चाहिए हमें। जो रकम अगर सीपी फाइंड आउट करना है तो 100 ऊपर चाहिए, एमआरपी फाइंड आउट करना है तो 140 ऊपर चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि सीपी से बढ़ा के कितना करा है, कितने रुपए बढ़ाए हैं सीपी से, तो वो निकालना है तो 40% बढ़ाया तो 40% ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो तोड़ तोड़ के हमें बिल्कुल समझनी चाहिए, बिल्कुल डेप्थ में, तो भी हमारा मैथ है जो है एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड ए अलोन कैन कंप्लीट ए 20 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क। देखो कहता है ए और बी दोनों मिलके किसी काम को करते हैं 12 दिनों में, मतलब 12 दिनों में काम करते हैं, मतलब 12 ईंटें पई हैं तो वो कितनी ईंटें लेके आता है, 12 ईंटें लेके आते हैं, दोनों जाके मिलके जाते हैं तो 12 ईंटें लेके आते हैं। फिर कहता है एंड ए अलोन कैन कंप्लीट दी वर्क इन 20 डेज। कहता है ए जो है वो अकेला उस काम को करता है तो 20 दिन में करता है, मतलब पूरी पूरी जो ईंटें वो लेके आता है वो कितनी ईंटें कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में। ये 12 दिन में करते हैं पूरा का पूरा काम, ये 20 दिन में करता है। अब हमें कहता है कि अगर बाहर से वो ईंटें ढो रहे हैं तो टोटल ईंटें कितनी है, ये पूछता नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। मतलब इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 60, तो मतलब टोटल जो बाहर ईंटें पड़ी हैं वो कितनी पड़ी हैं, वो 60 पड़ी हैं, जिनमें से 12 पंजे 60, 12 से 60 को डिवाइड करना, मतलब ये 5 ईंटें एक दिन में लेके आ रहे हैं, दोनों बंदे जा रहे हैं इकट्ठे होके, तो 5 ईंटें लेके आ रहे हैं दोनों बंदे, 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो ये ए जो है वो 20 है, 20 दिन में पूरा काम खत्म करता है, तो बी 60, मतलब ये 3 ईंटें एक दिन में लेके आता है। कितनी ईंटें लेके आता है, 3 ईंटें। तो भाई बी कितना लेके आता होगा, तो ए बी में से ए माइनस कर दो, मतलब कि बी के जो काम होगा 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा, 2 ईंटें। कितनी ईंटें लेके आता है, 2 ईंटें, 2 यूनिट पर डे काम करता है, कौन, बी काम करता है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। कहता है 60% वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। बच्चे मैं बार बार इस चीज को समझाता हूं कि जैसे 60% है, 60 का 60% गुणा 60/100 तो कितना हो गया, 36 हो गया। एक तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। दूसरा क्या है कि जब 60 की 60% निकालना है तो इसका 10% बना लिया करो। 10% होता है एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो ये बन गया 6। कितना बन गया, 6। अगर ये 10% है तो मुझे 60% बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही 60% बनेगा। तो इस 6 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन जाएगा 60%, 36। तो ज्यादातर तो कैलकुलेशन है ना ये आनी चाहिए, एकदम से पता चल जाता है कि भाई कितना बनता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था तो मैंने सजा लगा लिया कि भाई 6 है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो 60% कितना हो गया, 36 हो गया। अब इस 36 को बोला है कि कौन काम करेगा, बी करेगा। तो बी कितना करता है, एक दिन में 2 ईंटें लेके आता है, तो कितने दिन लगाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 18 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा, 18। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये जो थे वो कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों को ये सोच के समझाऊं कि नया बच्चा बस बैठा सामने, तो उसी तरीके से मैंने समझाया। अगर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नए नए वीडियो बना के जो मैं डालता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो। धन्यवाद।